हमारे देश की कानून व्यवस्था, संविधान कैसा है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भली-भाँति जानते हैं। लेकिन आज मैं एक कहानी ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएँगे, कि क्या ऐसा भी हो सकता है? एक व्यक्ति जो 7 खून करने के बावजूद वह बाइज्जत बरी हो जाता है। पहले उसे फांसी की सज़ा होती है, लेकिन वह हाई कोर्ट में अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, उसके बाद में वह सीधे राष्ट्रपति से माफ़ी माँगता है। लेकिन वहाँ से उसे सिर्फ़ बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए हम घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। पुणे में एक राठी परिवार है जो मिठाई का कारोबार करता है, मिठाई की उनकी शॉप है, उनका एक लड़का है जिसका नाम संजय है। पिता और बेटा दोनों दुकान को अच्छे से चलाते हैं, परिवार सुखी और संपन्न है, किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। रक्षाबंधन का समय आता है, उसकी संजय की जो बहन होती है, वह उस समय नहीं आ पाती है, जिसका नाम हेमलता है। तो वह रक्षाबंधन के कुछ दिन बाद अपने घर पहुँचती है, मतलब अपने भाई के घर, पिता के घर आती है। बहन की आने की खबर पाकर भाई बहुत खुश होता है और दुकान से सीधा घर आता है और अपने जीजाजी से मिलता है, उनको प्रणाम करता है, हाल-चाल होता है और उसके बाद में बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं, अपनी दीदी से मिलता है। उसके बाद में वह खाना लेता है अपने पिताजी के लिए और सीधा निकल जाता है जीजा के साथ में दुकान पे। दुकान पे पहुँचकर पिताजी को खाना देता है, पिताजी खाना खाते हैं। उसके बाद में जीजा और साले दोनों लोग अच्छे से बात करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। उनके पिता जो अपने दामाद से वो भी बात करते हैं। तो धीरे-धीरे शाम हो जाती है। शाम को घर पे सब इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा वो संजय कहता है कि पिताजी आज जो है दुकान जल्दी बढ़ा दीजिए, रोज़ 9 बजे बढ़ाते हैं तो आज 7 बजे बंद कर दीजिए ताकि घर पे दीदी आई हुई हैं, बच्चे हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी, जीजा भी हैं और इसीलिए आज दुकान मैं घर चल रहा हूँ, आप भी समय से आ जाना। संजय के पिता कहते हैं ठीक है आप दोनों जाइए और मैं भी अभी दुकान बढ़वा के आता हूँ। संजय और उसके जीजा घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब घर पहुँचते हैं तो यहाँ पे अंदर से दरवाज़ा लॉक था। अब सोचते हैं कि अंदर से दरवाज़ा लॉक क्यों है? घर पे सब लोग कहाँ गए? तो उनको लगता है जो संजय की पत्नी थी, जिसका नाम नीता था, वह प्रेग्नेंट थी। तो उनको लगता है कि शायद उसके दिक्कत हो गई होगी, कुछ तकलीफ़ हो गया है, माताजी उन्हें लेकर के हो सकता है हॉस्पिटल गई हों। लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर माताजी गई हैं तो दीदी भी आई हैं और जो नौकरानी है, वो भी तो घर पे ही होगी। लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में क्या हुआ है। दरवाज़ा बंद था, तो वह पिताजी को फ़ोन करता है कि पिताजी दरवाज़ा बंद है और आप दूसरी चाबी ले आइए, हो सकता है ये लोग कहीं घूमने-टहलने निकले हों। पिताजी चाबी लेकर के आते हैं और संजय मेन डोर खोलता है। अब मेन डोर खोल के जैसे ही घर में प्रवेश करता है, तो किचन की तरफ देखता है, सत्यप्रभा जिसकी उम्र 32 साल है, वह किचन में पड़ी हुई थी। उसे किसी ने मार दिया था। वह धीरे से और आगे बढ़ता है, माताजी के कमरे में जाता है। माताजी जिसका नाम मीराबाई, उनकी भी उम्र 32 साल, वो भी बेसुध हालत में पड़ी हैं, उनको भी किसी ने मार दिया है। वह धीरे से और आगे कमरे में बढ़ता है, तो देखता है जो उसकी पत्नी थी, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसको भी किसी ने मार दिया है। और उसके बाद में उसका एक बेटा था जो 2.5 साल का था, उसको भी किसी ने मार दिया है। उसके बाद में और यह सब देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ है। उसके जीजा जो थे वो भी काफ़ी परेशान, पिताजी थे वो भी काफ़ी परेशान और दौड़ के वहाँ बाथरूम की तरफ जाता है तो देखता है उसकी छोटी बहन जिसका नाम प्रीति था, उसको भी किसी ने मार दिया था। और जो उसकी दीदी अभी दोपहर में ही आई थी, हेमलता जिसका नाम था, उसको भी किसी ने मार दिया था। आखिर में 5-6 लोगों का कत्ल किसी ने दोपहर से और शाम इसी बीच में कत्ल कर दिया था। अब ये तीनों बहुत परेशान, रोना-धोना शुरू हो गया। फिर उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस आई, छानबीन शुरू की और सब जगह पता लगाया जा रहा है कि आखिर में ऐसा कैसे हुआ, कौन किया और सोशल मीडिया पर, अखबारों पर खबरें तेज़ी से फैल गई कि आखिर में यह कैसे हुआ, कब हुआ, इसका कोई कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर में किसने किया। फिर पुलिस संजय को लेकर के जाती है और धैर्य से बहुत पूछती है कि आप याद करके बताओ किसी से आपकी कोई लड़ाई हुई है या कोई दुश्मनी या कोई बात? संजय कहता है नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
उसके पिताजी से पूछा जाता है, वो भी कहते हैं नहीं साहब, ऐसा मेरे साथ किसी के साथ नहीं हुआ है, हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। फिर पुलिस पूछती है कि आप ये बताओ कि किसी के घर में आने जाने वाला आपके अलावा कोई हो? तब संजय को याद आता है कि जी सर, एक राजू नाम का जो व्यक्ति है, जो हमारे दुकान पे पहले काम करता था, खाना लेकर के आता था और वो दोपहर में खाना लाके दुकान पे देता था, फिर घर आता था। वही एक बंदा है जो घर में आता-जाता रहता था। पुलिस राजू की खोजबीन करती है, लेकिन जब उसके ठिकाने पर जाती है तो पता लगता है राजू और उसके 2 दोस्त नारायण और जितेंद्र तीनों फरार हैं। पुलिस उनकी छानबीन करती है तो पता लगता है राजू और नारायण और जितेंद्र ये तीनों राजस्थान के हैं। जब उनके पैतृक निवास पहुंचती है तो पता लगता है कि वह तीनों यहाँ भी नहीं है। खोजबीन उनकी शुरू होती है। धीरे-धीरे करके पुलिस को सुराग पे सुराग लगते-लगते आखिरकार राजू पकड़ा जाता है। राजू को पुलिस पकड़ लेती है, जितेंद्र को भी पकड़ लेती है और नारायण को। जब तीनों को पकड़ लेती है पुलिस, तब उनसे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ शुरू करती है तो राजू कहता है, साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमने किसी को नहीं मारा है। हमने तो नारायण और जितेंद्र के कहने पे काम किया था। पुलिस पूछती है कि पूरी स्टोरी बताओ कि क्या हुआ था? घटना वाले दिन क्या हुआ था? तो राजू कहता है कि साहब नारायण और ये जितेंद्र ये हमारे दोस्त हैं और ये हमारे साथ ही गाँव से कमाने आए थे। मेरा तो काम लग गया था। मैं 600 रुपए पर महीने के हिसाब से संजय जी के यहाँ लगा था, लेकिन मेरा पड़ता नहीं गिर रहा था, तो मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद में काम की तलाश की, कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो हमारे दोस्तों ने कहा, चलो किसी सेठ के यहाँ डकैती करते हैं। तब उन्होंने कहा डकैती करने के लिए चाकू चाहिए, कम से कम कुछ हथियार होना चाहिए। इनके पास पैसा भी नहीं था, तो जो जितेंद्र था उसके पास एक चांदी का चैन था। वह उस चैन को एक सुनार के यहाँ बेचकर 80 रुपए की चैन को बेच देता है और 55 रुपए की एक चाकू खरीदते हैं। वही चाकू लेकर के पहुँचते हैं सेठ के यहाँ। तो सेठ के यहाँ पहले से भी राजू का आना-जाना था, तो इसलिए सब वहाँ पे उससे जानते थे। तो वहाँ की जो नौकरानी थी, प्रभा, सत्यप्रभा, ने राजू को देखते ही पहचान लिया और गेट खोल दिया। जब राजू अंदर हला तो नौकरानी ने पूछा, राजू क्या काम है? तो राजू कहता है मुझे मालकिन से काम है, यानी कि मीराबाई जो संजय की माँ थी उनसे काम। जब वो मीराबाई आती हैं तो राजेश पूछते हैं राजू क्या काम है? इतने में वो दोनों उसके साथी थे वो भी घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास जो भी सामान है, पैसा है, गहना है, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मीराबाई अपने कमरे में जाती हैं और उनके पीछे जितेंद्र और नारायण भी जाते हैं। वहाँ पे 100 की 1 गड्डी, 500 की 1 गड्डी और 50 की 1 गड्डी, 3 गड्डी मिलती है और लाख 1.5 लाख के कुछ जेवरात होते हैं। ये सब पाने के बाद में जितेंद्र उन्हें मार देता है। उसके बाद में किचन में जो उनकी नौकरानी थी उन्हें भी मार देते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कमरे में, जहाँ पे संजय की पत्नी नीता, उसको भी जो है ये लोग डराते धमकाते हैं, जो भी सामान था ले लेते हैं, उसके बाद में उसे भी मार देते हैं। उसके बाद में उसका एक बच्चा था 2.5 साल का, उसे भी मार देते हैं। उसके बाद में जो संजय था, इसकी जो छोटी बहन प्रीति थी, इसे भी ये लोग मार देते हैं। उसके बाद में जब ये पहुँचते हैं, उसकी बड़ी बहन जो अभी दोपहर में आई थी, जिसका नाम हेमलता था, उसके पास जब पहुँचते हैं तो वो इन तीनों से भिड़ जाती है। काफ़ी मशक्कत करती है छुड़ाने की, लेकिन ना तो उसकी आवाज़ बाहर जा पाती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और दरवाज़ा भी बंद था, ना उसकी आवाज़ बाहर जा पाती है और ना ही वह इन तीनों का मुकाबला कर पाती है। अंततः वह भी हार मान जाती है, ये लोग उसे भी मार देते हैं। ऐसे करके सबको मार देते हैं ये लोग। उसके बाद में वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में जब संजय आता है और उसके जीजा जब ये आते हैं, तो अंदर से जब लॉक था, तब खोल के जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं बेसुध हालत में सब पड़े थे। उसके बाद में पुलिस अपना काम शुरू करती है। इन तीनों को जेल हो जाती है। जेल होने के बाद में जब ये तीनों जो है जेल में जाते हैं, तो यहाँ पे जो जिला जज जो होते हैं, इनको सज़ा सुनाते हैं कि फांसी की सज़ा सुनाते हैं। फांसी की सज़ा होती है। उसके बाद में मामला फिर अब जितेंद्र अपील करता है कि हमारी रिहाई हो जाए, लेकिन मामला हाई कोर्ट में जाता है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी सज़ा को जो है माफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें आजीवन कारावास
मतलब जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक आप जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। इतने ही इसी बीच में नारायण को पता लगता है कि जब मैं पकड़ा गया था उस समय हमारी उम्र 12.5 साल थी, लेकिन जो कागजात जो डॉक्यूमेंट बने थे उसमें लिखा हुआ था कि नारायण उस समय 22.5 साल का था। इस पर उसने वापस सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वो अपील की, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ, कानून की कुछ मिस्टेक की वजह से एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। उसके बाद में वह एक खत राष्ट्रपति को भी लिखता है और उसे बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट को बरी करना पड़ता है, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक की वजह से आज वह खुलेआम घूम रहा है। जितेंद्र और राजू को सरकारी गवाह बना लिया जाता है, उससे पूछताछ करके उसे भी सजा होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वह छूट जाता है। लेकिन जो जितेंद्र था उसे आजीवन कारावास होती है और जो नारायण था वह अपनी चालाकियों की वजह से बच जाता है और खुलेआम यहाँ घूम रहा है। एक प्रेस वाले ने उसकी फोटो खींची तो वो हंसते हुए फोटो खिंचाता है और गर्व से अपनी फोटो छपवाता है पेपर में। अभी 2023 में जब उसकी फोटो आई तो एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया, सनसनी फैल गई पूरे इलाके में कि आखिर 7 मर्डर जो नारायण ने ही किया था, आखिर उसको कैसे बेल मिल गई, उसे कैसे आज़ादी मिल गई। नारायण जो 7 खून किया था और जो वो जितेंद्र था उसने एक ही खून किया था। उसमें एक मासूम बच्चा था जो नीता के पेट में पल रहा था, उसकी उम्र लगभग 8 महीने थी, जो पेट में ही था, उसकी भी हत्या इन लोगों ने कर दी थी बड़ी बेरहमी से। लेकिन कानून की एक छोटी सी गलती की वजह से आज नारायण बिंदास अपनी माँ के साथ रह रहा है, घूम रहा है। आप लोग हमें कमेंट में यह बताएं कि क्या जो राठी परिवार के साथ हुआ है, जो संजय के परिवार के साथ हुआ, वह सही हुआ या गलत हुआ? क्या नारायण की जो है इस गलती की वजह से सरकार आज जो झुकी है उसे बाइज्जत बरी कर दी है, क्या अच्छा है या बुरा है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे अपराधियों को क्या खुलेआम छोड़ना चाहिए? इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।